सबसे बड़ी पूंजी है। तो एक आता है वहाँ एक 8वीं 10वीं की लड़की और लड़का आपस में बात कर रहे हैं, तो वो जो लड़की है वो लड़के से पूछती है कि तू क्या करेगा? बोलता है मैं बोर्ड टॉप करूंगा। बोलती है अच्छा, फिर तू क्या करेगा? बोलती है फिर मैं 12वीं टॉप करूंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करूंगा। फिर क्या करेगा? मैं ये कुछ बनूंगा, डॉक्टर इंजीनियर वकील जो भी होगा वो बनूंगा। तो फिर क्या करेगा? फिर मैं और कुछ करूंगा, मैं ये एग्जाम दूंगा, मैं फलानी नौकरी लूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं वहाँ ये करूंगा। अच्छा तू ये सब करेगा? वाह। तो अच्छा तू क्या करेगी? तो बोलती है मैं तुझसे शादी कर लूंगी। किसी और का मुंह क्यों देखते हो? कोई आकर के बाहर से सहायता कर दे, अच्छी बात। कोई नहीं भी सहायता कर रहा तो अपने दम पर खड़े हो जाओ ना। शिकायत क्या कर रहे हो? महिला हो ना। समाज ने बनाए गाने और लड़की ने बैठा लिए भीतर। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। धूप में निकलना सीखो। पाकीज़ा नहीं बनना है कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। पाँव मैले करना सीखो। नमस्कार आचार्य जी। जी। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। सर मैं पिछले 6 महीने से अच्छा रिक्रूटर में काम कर रही हूँ। तो जब वो हमारे पास कंपनीज की रिक्वायरमेंट आती है मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो पूछते हैं कि वो मतलब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हम उसमें मेल कैंडिडेट में ये स्किल होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी सैलरी बैंड में होनी चाहिए। बट जब फीमेल कैंडिडेट की बारी आती है तो वो चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, टेलीकॉलर, रिसेप्शनिस्ट या एचआर प्रोफाइल में, उनकी स्किल से ज्यादा मेन फोकस होता है मैम पर्सनैलिटी शुड बी गुड। पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, मतलब लुक वाइज अच्छी होनी चाहिए। मतलब हम अगर जॉब करने जा रहे हैं तो हम वहां पे भी एक तरह से ऑब्जेक्ट ही बन गए ना। तो कई बार तो वो ये कहते हैं कि मैम फोटो मंगाओ, टेली कॉलर हुआ, रिसेप्शनिस्ट हुई। तो हमें एज ए फीमेल होने के नाते बहुत अजीब लगता है कि मैं कैसे सामने वाले से कहूँ कि सामने वो तुम्हें देख के और वो स्किल और एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको जो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या मतलब कंपनी वालों को समझा सकती हूँ या क्या इन चीजों में कैसे? उनको पता है लड़कियां ऐसे मिल जाएंगी तो वो ऐसे ले लेते हैं। उन्हें पता होता नहीं मिलेंगी तो वो नहीं आते ऐसी बात करने ना। ये आपने बहुत छोटी चीज पर आपत्ति कर दी। ये तो नौकरी है। नौकरी तो हो सकता है 4 महीने की हो, 2 साल की, 4 साल की हो। इसी तरीके से तो लड़कियां ब्याही जाना भी मंजूर कर लेती हैं। जब इस तरीके से उनका ब्याह हो सकता है तो इस तरीके से उनकी नौकरी क्यों नहीं लग सकती? तो पर्सनैलिटी के बेसिस पे फिर वो ऊपर पहुंच गए। पर जो स्ट्रगल कर रही हैं, जिन्हें एक्चुअल लाइफ में अपना जॉब चाहिए और स्किल के बेसिस पे, उन्हें तो वो चीजें बहुत कचोटती है ना। नहीं, जो स्ट्रगल कर रही हैं, जिन्हें अपनी काबिलियत के दम पे, जिन्हें काबिलियत के दम पे आगे बढ़ना है, उनका खेल दूसरा है ना। उनका खेल दूसरा। आपने कहा कि ये बंद कैसे कराएं? बंद कराने की बात तो तब आएगी जब हमें पता हो कि ये शुरू कैसे हो रहा है। ये शुरू ऐसे हो रहा है क्योंकि क्योंकि जिसकी बोली लग रही है, जिसकी तस्वीर, जिसकी देह देखी जा रही है, उसको खुद आपत्ति नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि शादी जैसी बड़ी चीज में जब वो इस बात पर आपत्ति नहीं करती तो नौकरी में क्यों आपत्ति करेगी? ये नहीं कि ये उसका दोष है, ये हमने अपनी लड़कियों का हाल बना दिया है। उनकी बचपन से परवरिश ही ऐसे करी जाती है कि तुम्हारी देह ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो वो जो सबसे बड़ी पूंजी है, उस पूंजी को दिखा करके उनको पति मिल जाता है तो अच्छी बात है। क्या बुरा कर दिया हमने? यही तो हमारी पूंजी थी। हम स्त्री पैदा हुए हैं तो स्त्री माने तो देह ही होता है। स्त्री माने और क्या होता है? तो देह दिखा के पति मिल गया। और देह ही दिखा के अगर बॉस भी मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो क्या अनर्थ हो गया? जब तक आप बच्चियों की परवरिश ढंग से नहीं करोगे तब तक ऐसे ही खरीद फरोख्त चलती रहेगी भाई। आप सोचिए ना, जिस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी ही अपने देह के केंद्र के इर्द गिर्द खड़ी करी है, उसको ये क्यों बुरा लगेगा कि उसको नौकरी भी उसके लुक्स के आधार पर मिली है? उसको बिल्कुल आपत्ति नहीं लगेगी। आज उसकी जिंदगी क्या है? उसके पास एक हस्बैंड है, वो
बहुत बार होता है कि बहुत साधारण पृष्ठभूमि की, आर्थिक पृष्ठभूमि की कोई लड़की है, वो ठीक से बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर वो दिखने में आकर्षक थी, तो उसको डॉक्टर इंजीनियर मिल गया, पुरानी कहानी है। और एक बहुत पैसे वाला घर मिल गया, अब उसके 2 बच्चे भी हो गए। तो देह के आधार पर उसको डॉक्टर इंजीनियर मिल गया बिना, और वो खुद बहुत पढ़ी लिखी है ही नहीं, क्योंकि पढ़ने लिखने की उसको कभी प्रेरणा नहीं दी गई उसके समाज द्वारा, परिवार द्वारा। ना वो पढ़ी लिखी है, ना उसे कोई ज्ञान है, कुछ भी नहीं। खुद वो, आर्थिक पृष्ठभूमि भी उसकी बहुत साधारण है, पर उसकी एक मोटे पैसे वाले घर में शादी हो जाती है, वहां वो रानी बनकर बैठी हुई है, उसको पति मिल गया है, और अब उसके बच्चे हो गए हैं, और उसको बहुत सारा पैसा भी मिल गया है। जब ये सब कुछ हो रहा है और उसको कुछ नहीं बुरा लग रहा, उसकी पूरी जिंदगी ही उसकी देह पर आश्रित है और उसको नहीं बुरा लग रहा, तो उसको ये कैसे बुरा लग सकता है कि उसको नौकरी मिल रही है देह दिखा के, या अपनी ओर से नहीं दिखा रही तो कोई और कह रहा है कि मुझे अपनी अपनी शक्ल दिखा दो, या अपनी फोटो, तो तुम्हारी जिसको आप पर्सनैलिटी बोल रही हो बस बॉडी है, ठीक है, कि मुझे अपनी बॉडी दिखा दो तो तुम्हें तुम्हें मैं नौकरी दे दूंगा, उसको क्यों बुरा लगेगा? और जिस दिन लड़कियों को ये बात बुरी लगनी बंद हो गई, उस दिन इस तरह की नौकरी बंद हो जाएंगी। देखिए, कोई बिकने को तैयार है तो खरीदार तो 100 खड़े हो जाएंगे ना। मैं हूं, मेरा जीवन है, मैं मनुष्य हूं, मेरी गरिमा है, मैं स्त्री हूं, मुझे नहीं बिकना है, दायित्व तो मेरा है। और जब मैं छोटी थी, मैं बच्ची थी, तब दायित्व तो मेरे घर वालों का और मेरे शिक्षकों का, मेरे समाज का था, कि मुझे ऐसी परवरिश दी जाती कि मैं बिल्कुल सीख जाती कि जिंदगी बिकने के लिए नहीं होती है। पर किसी ने मुझे ऐसी सीख दी नहीं है। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, वयस्क हो गई हूँ, ठीक है, मेरी पृष्ठभूमि में मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया लिखाया गया, मुझे बोध किसी ने नहीं दिया, लेकिन अब मैं वयस्क हूं, तो अब दायित्व तो मेरा है कि मैं नहीं बिकूंगी। और अगर मैं बिकने को तैयार हो गई तो फिर पक्का है कि 100 खरीदार खड़े हो ही जाएंगे। मनुष्य की गरिमा उसको वापस लौटानी पड़ेगी। मैं अखबारों वगैरह में देखता हूं, जर्नल्स में या मीडिया में, वहां पर अगर मेल हो तो उसको पर्सन लिख देंगे, पर अगर महिला हो तो उसको वुमन ही लिखेंगे, पर्सन भी नहीं लिखते। अभी कुंभ में भगदड़ मची थी, तो एक महिला को कुछ लोग ले जा रहे थे, वो या तो उसको चोट लगी थी या उसकी मौत हो गई थी, तो बाकी सब जगह पर्सन्स 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 लिखा हुआ था, और भी फोटोज थे उनमें भी था कि पर्सन्स। पर जहां वो महिला वाली फोटो थी वहां लिखा हुआ था अ वुमन बीइंग कैरीड अवे। क्यों भाई, वुमन क्यों लिख रहे हो, पर्सन क्यों नहीं हो सकती? सबसे पहले तो महिला को मनुष्य बनाना पड़ेगा। वो इतनी सी होती है छुटकी, और उसको हम मिनी वुमन बना देते हैं। अलग तरीके के कपड़े, अलग तरीके के बाल, चोटी, कंघी, बिंदी, टिकली, पायल, घुंघरू, काजल, नाक छिदवाना, कान छिदवाना, ये सब बातें क्या मन से और चेतना से रिश्ता रखती हैं? वो इतनी सी है और आप सारे काम उसके साथ वही कर रहे हो जो शरीर के हैं, तो पूरा ही शरीर बन जाती है बड़ी होते होते। आप जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको देखो, अब तो फिर भी बहुत सुधर गई हैं। जो 20-30 साल पहले की टेक्स्ट बुक्स थी उनको आप देखिए, वहां आपको इतना सेक्सिज्म मिलेगा। र से रसोई, और रसोई का जो चित्र बना होगा उसमें एक महिला खड़ी होगी और रोटी बेल रही होगी। र से रसोई, और रसोई की वहां तस्वीर बनाई जाएगी, वहां पे एक महिला चित्र वो रोटी बेल रही है। मतलब क्या है कि अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा
ये चुपचाप उसके मन में संस्कार बैठा दिया गया कि तुम तो रोटी बेलने के लिए पैदा हुई, और रस है रसोई, और रसोई में चित्र लगाया गया एक महिला का। साइंटिस्ट साइंटिस्ट अब वो दिखाएंगे कि दो तीन पुरुष हैं जो बैठ के कुछ प्रयोग कर रहे हैं, और दो तीन पुरुष ही होंगे। साइंटिस्ट में महिला की तस्वीर लगाई जाए बड़ा मुश्किल है। रस है रसोई में महिला की तस्वीर होगी, एस फॉर साइंटिस्ट में महिला की तस्वीर नहीं होगी। बना दो ना उसको, पूरा ही शरीर बना दो। विज्ञान का संबंध तो चेतना से है, क्यों उसको वैज्ञानिक बनाना है? उसमें भी यही होता है। रिसेंटली अभी मेरी बेटी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ था, तो लड़के ने तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, लड़कियों को चीयर गर्ल के लिए मैडम ने बोल दिया कि इन्हें ऐसे ऐसे मेकअप करके आना है। और मैंने बोला कि मैम हमें पसंद नहीं है कि बच्चे इस उम्र में अभी मेकअप करते हैं। तो कह रहे मैम कोई बात नहीं, चेंज है ये तो, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो ये सब सुन के ना मुझे क्रोध भी आता है और राहत भी लगती है कि मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत बेटी हुई नहीं। उसके स्कूल वाले ये सब कुछ कर रहे होते तो मैं मारपीट कर देता। और अगर एक सभ्य समाज हो तो वहां ये करने में कि स्पोर्ट्स डे है तो लड़के खेलेंगे और लड़कियां सज बज के आएंगी और चीयर गर्ल्स बनेंगी, ये करने पर जेल हो जानी चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगता, 8 10 साल, 12 या 14 साल की होते होते लड़की खुद ही इन संस्कारों को इतना आत्मसात कर लेती है कि अब बस यही यही पूंजी है, यही एसेट है, यही वेपन है, और इसी के आधार पे अब मौज मारनी है दुनिया में। वो एक आता है वहां, एक एक 8वीं 10वीं की लड़की और लड़का आपस में बात कर रहे हैं। तो वो जो लड़की है वो लड़के से पूछती है कि तू क्या करेगा? बोलता है मैं बोर्ड टॉप करूंगा। बोलती है अच्छा, फिर तू क्या करेगा? बोलती है फिर मैं 12वीं टॉप करूंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करूंगा। फिर क्या करेगा? मैं ये कुछ बनूंगा, डॉक्टर इंजीनियर वकील जो भी होगा वो बनूंगा। तो फिर क्या करेगा? फिर मैं और कुछ करूंगा, मैं ये एग्जाम दूंगा, मैं फलानी नौकरी लूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं वहां ये करूंगा। अच्छा तू ये सब करेगा, वाह। बोलता अच्छा तू क्या करेगी? तो बोलती है मैं तुझसे शादी कर लूंगी। और ये बात बहुत मजाक की मानी जाती है। ये बात हिंसक है, क्रूर है, बहुत घातक है। ये मजाक की नहीं है। और इसमें जो सबसे हैरानी की बात है, जो सबसे सबसे ज्यादा खौफनाक है इसमें जो बात, वो ये है कि ये बात सिर्फ चुटकुला नहीं है। करोड़ों लड़कियां इस आदर्श को आत्मसात कर चुकी हैं कि हमें करना ही क्या है, हमें एक बढ़िया सा लड़का पकड़ना है। 90% ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स महिलाओं के लिए होते हैं। हमें समझ में नहीं आ रही ये बात। दुनिया की सत्ता में और दुनिया के धन में महिलाओं की भागीदारी कहीं 2%, कहीं 5%। और देह चमकाने के बाजार में महिलाओं की भागीदारी 90%। हमें दिख नहीं रहा ये हमने क्या बना दिया है अपनी लड़कियों को। बहुत गंदा शब्द होता है इस काम के लिए। जहां आपके पास कुछ नहीं है पर 90% ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके लिए हैं, वो काम आप भरपूर करते हैं। पीएचडीज में कितनी है? बहुत कम है। संसद में कितनी है? बहुत कम है। कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स में कितनी है? बहुत कम है। नोबेल प्राइज में कितनी है? बहुत कम है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बाजार में कितनी है? वही वही है। ये हमें दिख नहीं रहा ये क्या हो रहा है, ये कौन सा व्यवसाय है, और ये हमने तैयार करा है।
इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को स्वयं ही अपनी गरिमा वापस छीननी पड़ेगी, रिक्लेम करना पड़ेगा। पुरुष नहीं आकर देने वाला, पुरुष नहीं देगा, क्योंकि महिला को मनुष्य जिस तरह देखने के लिए पुरुष को भी पहले मनुष्य होना चाहिए ना। पुरुष मनुष्य है ही नहीं, पुरुष तो पुरुष है, तो वो नारी को भी फिर बस देह की तरह देखता है, चेतना की तरह नहीं देखता। और नारी इंतजार नहीं कर सकती कि नर चैतन्य होगा तो हमें हमारी गरिमा प्रदान करेगा। वो कभी होगा चैतन्य, नहीं होगा क्या पता। आप अपनी जिंदगी देखिए ना, इतने सारी प्रजातियां हैं अस्तित्व में, किन्हीं में भी नर और मादा के बीच ऐसा जबरदस्त अंतर, ऐसा भारी घपला होता ही नहीं है जितना मनुष्य प्रजाति में होता है। और कोई कितना भी शोषण की, उत्पीड़न की बात कर ले, मैं तो हमेशा जाकर के जो शोषित होता है उसको ही ललकारता हूं। मैं कहता हूं अपनी जंजीरों को काटने का जिम्मा प्राथमिक रूप से तुम्हारा है। तुम किसी और की बाट क्यों जोहते हो, किसी और का मुंह क्यों देखते हो? कोई आकर के बाहर से सहायता कर दे, अच्छी बात। कोई नहीं भी सहायता कर रहा तो अपने दम पर खड़े हो जाओ ना। शिकायत क्या कर रहे हो? शिकायतों से कभी मुक्ति मिलती है? थोड़ा खून बहाना पड़ता है, थोड़े खतरे उठाने पड़ते हैं, तब जाकर के मुक्ति मिलती है ना। शिकायत करके, पिटीशन बाजी से थोड़ी काम चलेगा। और वो भी पिटीशन, दरखास्त पत्र किसके सामने? वही जो तुम्हारा शोषक है, तुम्हारा ग्राहक है, उसको जाकर के तुम आवेदन पत्र दे रहे हो। देखिए, आप हमें हमारे लुक्स के बेसिस पर मत हायर करिए। वो क्यों सुने तुम्हारी? वो क्यों सुने तुम्हारी, बताओ ना। वो चेतना तो है नहीं ना कि उसमें संवेदनशीलता होगी, करुणा होगी। वो तो पशु है, और पशु तो ताकत की भाषा ही समझता है। ताकत पैदा करो, दुनिया तुम्हारी बात और भाषा सुनेगी। मैं उल्टा देखता हूं। मैं देखता हूं कि संस्कारित हो के लड़की इतनी कमजोर हो जाती है कि आजादी के लिए जब लड़ाई लड़नी होती है तो वो लड़ाई भी नहीं ठीक से लड़ पाती। उसको माहौल भी दे दो, कह दो कि अब ये जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, यहां कोई तेरे साथ अन्याय नहीं करेगा, चल तू अब लड़, बराबरी का मामला है, तू अब लड़। वो लड़ भी नहीं पाती, वो गिर जाती है, कहती अरे मुझसे नहीं हो रहा, मेरे बस की नहीं है। आज आप लोगों को री एनरोल कराने के लिए संस्था में बड़ी इमरजेंसी लगी, आप लोग भाग रहे थे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो संस्था में भी कौन लोग थे जो कि काम के दबाव में बिल्कुल बिखरने लग गए? अधिकांश लड़कियां थीं। हमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, या तो तबीयत बचा लो या आजादी पालो। और ये जो कमजोरी है तुम्हारे भीतर, ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर डाली गई है। हर हफ्ते, हर महीने कमजोर होना है, गिर जाना है, आज हम बीमार हैं, आज हमने काम नहीं किया। ऐसा होता है सैनिक कि जो लड़ाई का खास दिन हो उस दिन बोले आज मैंने काम नहीं किया, आज मैं बीमार हूं, आज मेरा ऐसा हो गया, आज मेरा ये हो गया।
ऐसा होता है सैनिक। और कंगना बजा करके तो मुक्ति मिलने से रही, तलवार खनका के ही मिलेगी। और जब तलवार खनकाने का समय आता है तो कह देती है वो मेरी तबीयत खराब हो गई। आफत में बेचारा वो पड़ता है जिसने तुम्हारे हाथ में तलवार दी है। वो कह रहा है ये देखो मैंने महिला सशस्त्र सेना तैयार करी है, और पीछे मुड़ के देखता है तो उसमें से आधी बोल रही हैं आज हमें ये हो गया, आज हमें वो हो गया, वी कैन नॉट टेक दिस, ओ दिस इज टू मच। तो क्या होगा फिर? अपनी आजादी का जिम्मा खुद उठाना पड़ता है। अब एडल्ट हो। दूसरा अधिक से अधिक प्रेरणा दे सकता है, सहायता कर सकता है, और आप ही कहीं ना कहीं अगर रजामंद हो कि क्यों ना वो पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएं, वो इतना भी बुरा नहीं था, यू नो वी विल गेट अ नाइस हबी एंड ही विल टेक केयर ऑफ अस। जाओ फिर नाइस हबी के पास। दो तरह के लोग होते हैं, लोग कह रहा हूं, लोग, नर या नारी नहीं। नर भी ऐसे हो सकते हैं, नारियां भी ऐसी हो सकती हैं। एक वो कि जिनके सामने जब चुनौती होती है तो उनका तेज और विकराल हो जाता है। जब चुनौती आती है सामने, खतरा आता है, दुश्मन आता है सामने, तो उनके भीतर और प्रचंड लहर उठती है। इन द मूवमेंट ऑफ चैलेंज दे फील इनविगरेटेड। एक ये लोग होते हैं। और दूसरे लोग होते हैं कि जिनके सामने जब खतरा आता है, चुनौती का पल आता है, तो ढेर हो जाते हैं। और दोनों के सामने एक ही चीज आई है, एक खतरा देख के और ज्यादा कहता आह अब आएगा मजा, आ गई लहर, अब आएगा मजा। और दूसरा होता है जो खतरा देख करके बिल्कुल रेत के घरौंदे की तरह गिर जाता है। ऐसे करोगी तो कैसे लड़ोगी? और बैठे बिठाए तो तुम्हें कोई आजादी का ना उपहार देने वाला, ना आपको सहानुभूति मिलेगी या सहारा मिलेगा। छोड़िए ये उम्मीद, कोई नहीं देने वाला सहानुभूति। कहा तो मैंने, ना समाज से मिलेगी ना धर्म से मिलेगी। अकेले हो बिल्कुल, और अपने इस अकेलेपन को स्वीकार करो। कोई नहीं आने वाला सहारा देने के लिए। क्या होगा? बुरे से बुरा क्या होगा? मर जाओगे। तो फालतू जिंदगी जी जी के मरो। इससे अच्छा संघर्ष करते हुए एक दिन जान चली जाए। मरने से भी नहीं उतना डरती, डरती है कि कहीं हम सड़क पर ना आ जाए। अच्छा सड़क पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वहां भी देह की बात आती है। कोई हमारी देह को न छू ले, छू ले तो क्या हो जाएगा? कोई तुम्हारी चेतना को मैला करे दे रहा है। एक सुरक्षित इमारत के भीतर उससे ज्यादा बुरा है क्या कि अगर कोई तुम्हारे शरीर को मैला कर दे उस इमारत के बाहर? सुरक्षित इमारत के भीतर रहती हो, रोज चेतना बिकती रहती है, जमीर का सौदा होता रहता है, वो कम बुरा है। और डर क्या लगता है? बट वॉट, यू नो, इफ देर इज नो बडी टू सपोर्ट मी, वॉट अबाउट सिक्योरिटी? क्या सिक्योरिटी? क्या सिक्योरिटी? क्या हो जाएगा?
गोरा रंग काला न पड़ जाए। हाँ, फिल्मी गाने खूब चढ़ गए ना। समाज ने बनाए गाने और लड़की ने बैठा लिए भीतर। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। धूप में निकलना सीखो, धूल फांकना सीखो, रंग काला करना सीखो। पाकीज़ा नहीं बनना है कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। पाँव मैले करना सीखो। चप्पलें भी घिसे, पाँव भी घिसे, इंसान हो। खूबसूरत तफायफ थोड़ी बनना है। बहुत इस बात का खौफ रहता है, कहीं सड़क पर निकलना पड़ गया तो, कहीं दुनिया की धूल फांकनी पड़ गई तो तो क्या? कहीं अकेले रहना पड़ गया तो क्या? अकेले ही आई थी, अकेले ही मरोगी। और अगर आजादी के लिए अकेले जीना पड़े तो कुछ नहीं। हाँ, आजादी में अगर कोई साथी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर गुलामी की कीमत पर तो साथ नहीं करेंगे ना किसी का। सजी बजी गुड़िया, बाबी, स्पॉटलेस, ब्लेमिशलेस स्किन। गुलामी का जिंदगी का सौदा। डॉल्स हाउस, हेनरिक इब्सन। और एक बात और बता देता हूं, ये जो सजी बजी गुड़िया बनने का सौदा कर लेते हो ना, ये जो सोने चांदी के लालच में गुलामी स्वीकार कर लेते हो ना, इसकी एक बहुत बड़ी सजा ये मिलेगी कि कभी कोई आजाद साथी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आजाद पंछियों को पिंजड़े वाले सुहाते नहीं है। ये जो गुलामी का सौदा कर लेती हो तो फिर कोई आजाद मिलेगा भी नहीं कभी। सब अपने ही जैसे मिलेंगे। क्रेता विक्रेता, ग्राहक व्यापारी।
बोले आकाश में उड़ो तो वहां आकाशों वाला भी शायद कोई मिल जाए, और नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, आकाश तो मिला। खौफ पुता रहता है चेहरे पर, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा माने क्या होगा? प्रसाद देने वाला। ये समाज भी पुरुषों का है, ये धर्म भी पुरुषों का है। ये कथाएं और सब देवी देवता भी पुरुषों के हैं, कोई आकर के तुमको मुक्ति नहीं देने वाला। न जाने कितनी तो धार्मिक धाराएं हैं जो बोलती हैं कि महिलाओं को मुक्ति तो क्या, स्वर्ग भी नहीं मिल सकता जब तक वो पुरुष के शरीर में पुनर्जन्म नहीं लेती। ये तो तुम्हें धर्म ने दिया है, और धर्म के चरण चाटे पड़ी हो। महिला हो ना, अगर महिलाएं स्वर्ग में जाती होती तो महिलाओं के लिए स्वर्ग में कुछ बंदोबस्त होता, सुना है कि स्वर्ग में महिलाओं के लिए भी कोई बंदोबस्त है? सारा बंदोबस्त पुरुषों के लिए है, बढ़िया वाली अप्सराएं। तो मुक्ति तो छोड़ दो, स्वर्ग तक नहीं मिलेगा महिला को। पुरुष को है ये सब कुछ, और बहुत सारी जगह हैं, बहुत अलग अलग धाराओं में सब कहते हैं कि मरो, दोबारा पुरुष बन के पैदा, अच्छे अच्छे पुण्य करो ताकि अगले जन्म में पुरुष बन के पैदा हो, फिर स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कोई आएगा और हमारा उद्धार कर देगा? कोई नहीं आने वाला उद्धार करने के लिए, तुम्हें अपना उद्धार खुद करना पड़ेगा, अपनी ताकत से खुद लड़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा लोक धर्म में पीछे पीछे कौन लगी रहती हैं? महिलाएं। कहीं कोई मूर्खता चल रही होगी गजब अंधविश्वास की, और वहां देखना सबसे ज्यादा महिलाएं इकट्ठा होंगी। कॉस्मेटिक्स की दुकान में कौन है? महिलाएं। भूत प्रेत अंधविश्वास जादू टोना टोटका, महिलाएं। मूर्ख बनते मेरे जैसे लोग जो आस टिकाते हैं कि ये उठेंगी, ये लड़ेंगी, ये कुछ करके दिखाएंगी। वो जिस दिन करके दिखाने का समय होता है उस दिन वो और ढेर हो जाती हैं। क्या करें शिकायत करके? हाँ, महिलाओं की ये दुर्दशा उनकी गलत परवरिश के कारण हुई है।
महिलाओं की ये दुर्दशा गलत शिक्षा के कारण हुई है। मीडिया में जो गलत उनका चित्रण है उसके कारण हुई है। बिल्कुल हम जानते हैं किसने ये सब करा है अनर्थ, लेकिन अब शिकायत करके क्या होगा? जिसे जो अनर्थ करना था वो कर गया, अब सुधारना तो अपनी जिम्मेदारी है ना। नहीं, कल पे तो सुधारने पर वही है ना, हम तो इस चीज के लिए रेडी रहते हैं, पर अगर सामने वाले कितना इंटरेस्टेड है वो चीज सुनने में। नहीं, नहीं सुन रहा तो, नहीं सुन रहा तो, नहीं सुन रहा। आप कह रहे हो मैं आजाद हूं, वो नहीं सुन रहा तो आप गुलाम बन जाओगे। बात खत्म। मत सुन। तू मेरी मत सुन, मैं तेरी नहीं सुनूंगी। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। जीऊंगी। क्यों सुने कोई? ये उम्मीद ही क्यों है कि आप हवा में ऑक्सीजन कम होने जा रही है, सांस नहीं आएगी। बाजार में गेहूं चावल बिकना बंद होने जा रहा है, खाने को नहीं पाओगी। तो ये क्या खौफ है मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जियो, खुल के जियो। क्या होगा? अगर मैंने उनके हुक्म नहीं माने, अगर मैं उन्हीं के ढर्रों पर नहीं चली, अगर मैंने पैटर्न्स तोड़ने की कोशिश की, ओ माय गॉड, सोसाइटी के तो साथ चलना पड़ता है ना। सोसाइटी मेरे लिए है। इंसान ने समाज बनाया है अपनी बेहतरी के लिए। और समाज अगर इंसान के काम नहीं आ रहा है तो समाज की फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। अपनी फिक्र करो पहले। सब इंसान अगर बीमार हो तो समाज स्वस्थ कैसे हो जाएगा? अपनी फिक्र करो पहले। सोसाइटी को देखना पड़ता है, नहीं पहले खुद को देखना पड़ता है। ये शायद मिडिल क्लास से ज्यादा प्रिविलेज क्लास होती है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ एक लड़की थी, जब वो पढ़ी थी तो हमने सीए जब करी थी, गाड़ी लेके आती थी, अच्छे परिवार से थी।
और आज के टाइम में हमने सोचा था कि हमें तो शायद वो सुविधाएं नहीं मिली है, तो हम शायद उस लेवल पे ना पहुंच पाए। पर आज के टाइम में उनके रील्स देखते हैं तो वही अपने वही बॉडी वाला, वही अपना कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनकी रील्स लगा रहे हैं। हमने तो सोचा था कि शायद वो जॉब करेंगी, काफी अच्छे उस पे होंगी, पर वो लोग अभी भी यही कर रहे हैं। मतलब हम मिडिल क्लास में हम ये बोल सकते हैं कि हमें जरूरत होती है या कुछ भी हम स्ट्रगल करने के लिए एटलीस्ट बाहर निकलते हैं। पर वो लगता है कि ज्यादा वो ट्रैप हो जाती है उसमें। मिडिल अपर क्लास की बात ही नहीं है, चाहे निम्न वर्ग हो चाहे उच्चतम वर्ग हो, महिलाओं का अलग वर्ग है और उस वर्ग का नाम है देह। और ये पुरुषों ने बनाई है व्यवस्था। ये जो सब वर्ग है ना, ये पुरुषों के वर्ग होते हैं। महिलाओं का अलग वर्ग होता है, उसका नाम होता है देह। अब ये व्यवस्था स्वीकार हो तो ठीक है, पर स्वीकार रहती है। 99% महिलाओं को बहुत स्वीकार रहती है, क्योंकि इस व्यवस्था में सुख सुविधा स्वार्थ भरपूर है। करना क्या है, देह का सौदा ही तो करना है। सम्मान भी मिलता है बहुत। ये सब कभी खत्म होगा ना अगर, तो महिलाओं की ओर से ही खत्म होगा। वो जिस दिन देखने लग जाएंगी कि ऐसे जीने में कोई जिंदगी नहीं, कोई गरिमा नहीं, उसी दिन ये खत्म होगा। और जब तक महिलाएं इसी व्यवस्था में बराबर की भागीदार हैं, ये सब ऐसे ही चलेगा। पुरुष के पास मसल है, महिला के पास यूटेरस है। ये है सौदा। पुरुष के पास ब्रेन है, महिला के पास वूम्ब है। ये है सौदा। और इस सौदे को, इस समझौते को महिला को ही तोड़ना पड़ेगा अपनी ओर से। भाई, ब्रेन मेरे पास भी है, चेतना मेरे पास भी है,
मैं मनुष्य हूं। हर उस चीज को जिंदगी से नकार दीजिए जो आपको मनुष्य से ज्यादा महिला बनाती हो। बस ये एक सूत्र दे रहा हूं। जिंदगी में हर वो विषय जो आपको मनुष्य की बजाय महिला बनाता हो, उसको नकार दीजिए। इतने से काम हो जाएगा। एक सूत्र। वो कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको इंसान की तरह नहीं, शरीर की तरह देखता है, नकार दीजिए। वो कोई घर की चीज हो सकती है, वो कोई सौंदर्य प्रसाधन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई भावना हो सकती है, कोई विचार हो सकता है। खेलना कूदना जिम जाना ये तो पुरुषों का काम है, मैं तो महिला हूं। ये विचार है, इसको नकार दीजिए, क्योंकि ये विचार आपको मनुष्य की तरह नहीं, महिला की तरह देख रहा है। पढ़ बाद में लूंगी, पहले मैं खाना तो बना लूं। सेशन? अरे नहीं, सेशन नहीं। अभी और बेबी भी तो देखने होते हैं, सेशन थोड़ी देखना होता है। इसने आपको मनुष्य की तरह नहीं देखा है, इस बात ने आपको देह की तरह, महिला की तरह देखा। नकारिए। यही बात मैं पुरुषों से भी बोलूंगा कि जो कुछ तुम्हें चेतना की जगह देह बनाता हो, तुम भी नकारो। पर अभी बात पुरुषों की नहीं हो रही, अभी महिलाओं की हो रही है। ये क्या है? होठ लाल करना ये क्या है? क्यों है? पूछना पड़ेगा हमें अपने आप से। होठ? होठ तो लाल होते ही हैं, गुलाबी होते ही हैं, उसमें क्या, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आजाद जियोगे ये सब करके? हाँ, दोनों के शरीर में अंतर होता है। जिस हद तक अंतर होता है, उस हद तक उनकी पोशाक में भी अंतर हो सकता है। पर इतना भी अंतर नहीं होता जितना उनकी पोशाकों में अंतर हमने बना दिया है। ये खोपड़े में तो कोई ज्यादा अंतर होता नहीं दाढ़ी के अलावा, या होता है? कुछ भी नहीं होता। 30-35 बरस की महिला है, पुरुष भी है, और पुरुष अभी टकला नहीं हुआ है।
तो बाल तो उसके भी वैसे ही होते हैं जैसे महिला के होते हैं, बस दाढ़ी का अंतर होता है। दाढ़ी का ही अंतर है और बाकी तो कुछ है नहीं। दाढ़ी का भी उतना नहीं होता, महिलाओं के भी दाढ़ी मूछ होती है। बहुतों के होती है। जैसे बहुत पुरुषों के दाढ़ी मूछ कम आती है, वैसे ही कुछ महिलाओं के ज्यादा आती है। तो काहे के लिए अपने चेहरे को बहुत ज्यादा स्त्रैण बनाते हो? इतना ज्यादा फेमिनिन बनाने की जरूरत क्या है? अपने चेहरे को काजल कर लिया, ये इतना भारी यहाँ कुछ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इंसान का मुंह बर्दाश्त नहीं होता? ये क्या नमूना तैयार कर रहे हो? ये हैंड्स, इनमें क्या अंतर होता है? आदमी में औरत में क्या अंतर होता है बताओ? होता है? बाजुओं में क्या अंतर होता है? कोई अंतर होता है? तो ये नाखून रंगने का क्या मतलब है? कोई मुझे मतलब बताओ। आदमी का हाथ हो, औरत का हाथ हो, लगभग एक ही जैसा होता है। ये नाखून रंगने का मतलब क्या है? मतलब बताओ। क्यों रंग रहे हो? क्यों बढ़ा रहे हो? कॉम्बैट वेपन है? अगर है तो फिर ठीक है, इसलिए कि इससे लड़ाई वड़ाई वो अलग बात है, पर वो तो करना निकाय के लिए, ये क्यों है? जबरदस्ती की, एक्सेसिव। जेंडर आइडेंटिटी। पुरुष भी उस दिन बहुत बेहतर हो जाएगा जिस दिन स्त्री अपनी बेहतरी को पाएगी। आंतरिक आजादी पुरुष को भी उसी दिन मिलेगी जिस दिन स्त्री को मिलेगी। हैं तो दोनों मनुष्य ही ना। फिर मेरा बिजनेस हमारा है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करता हूँ दिल्ली में। और आज की मेरी सीख है, और आचार्य जी को मैं 8 महीने से सुन रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में। काम काम को अच्छे से करने लगा हूँ को अपने काम को, और जो अपना टाइम होता है उसको बहुत अच्छे से यूज करने करने लगा हूँ। स्किल डेवलपमेंट में, खाली समय को सही जगह लगाने में। और पहले जो मोबाइल चला करके जो ऐसा लगता था कि स्क्रॉलिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो अब वो काम को सही जगह
समय भी सही जगह लगाते हैं तो ऐसा कुछ फील नहीं होता, प्रोडक्टिव वे में यूज होता है समय। आज की जो सीख है, आचार्य जी ने बताया था कि 70 संशय को हटाओ, संशय के जो विषय लेके आए हो सत्य के नाम पर उन सबको हटाओ और एक सत्य को स्थान दो।